वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए शुरू कर रहे हैं हम। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का सेक्शनल टेस्ट 15 होगा। हमारा पॉलिटी का टेस्ट है ये। देखिए पॉलिटी का टेस्ट फर्स्ट हो चुका है, ये मिसप्रिंट है तो इस पे नहीं कोई कमेंट आए प्लीज। बात ये है कि ये सिर्फ पॉलिटी का टेस्ट है, 1 2 छोड़ दीजिए। एक टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉलिटी का, तो ये टेस्ट 2 होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। उच्च न्यायालय से संबंधित आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल्स बिलोंग्स होगा ये, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट। ठीक, 215, 214, 219, 231 आपको इनमें से करेक्ट बताना है। पहले पढ़ लीजिए फिर मैं आपको सारे आर्टिकल्स बता दूंगी। तो पहला आपका डी ठीक है बिल्कुल। देखिए आर्टिकल 231 कहता है कि कॉमन कोर्ट बन सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। आर्टिकल 215 जो है वो कहता है हाई कोर्ट्स जो हैं वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। समझ रहे हैं आप? जो उच्च न्यायालय हैं वो अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो 215 क्या हो गया आपका? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, याद रखिएगा। 214 क्या हो जाएगा आपका? हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स, स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होगा। ठीक है, मतलब राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो 214 आपका हो गया स्टेट्स के लिए। स्टेट्स के लिए क्या होगा? हमारा उच्च न्यायालय होगा। 219 आपका होगा ओथ टेकिंग, जो जजेस हैं हाई कोर्ट के वो क्या शपथ लेंगे। तो 219 आपका ओथ से संबंधित हो गया। ठीक, और 231 हमारा बिल्कुल ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट किस में आता है? ये 216 है। अपॉइंटमेंट और कंडीशंस 217 है। ये सारे आपको हाई कोर्ट वाले आर्टिकल्स याद होने चाहिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस आपका जो है ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ 217 क्या बताया मैंने? अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस, ठीक है बिल्कुल। और एक्टिंग चीफ जस्टिस आपका होएगा 223 और 231 मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 226। क्या है वो आर्टिकल? रिट जारी करने का जो अधिकार है हाई कोर्ट का, रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है, रिट इशुइंग पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड। 32 है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप जानते हैं, और ये 226 है आपका हाई कोर्ट से संबंधित। ठीक है, और 231 ध्यान रखिएगा, एक ज्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड देख लीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। संविधान ने इस आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की है 7, मतलब चेयरमैन के अलावा इसमें 7 मेंबर्स और होंगे। इस आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। कमीशन में एक चेयरमैन होंगे, बाकी के मेंबर्स होंगे जिनको कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। जो भी कंडीशन हैं, सर्विसेज हैं, वो किसके पास है? अधिकार वो गवर्नर के पास है। और इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 62 वर्ष की अवधि तक रहते हैं, जो भी पहले आए। जो चेयरमैन या कमीशन के मेंबर्स हैं, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, वो ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस और टिल द एज ऑफ 62 years, जो भी पहले आए। आपको करेक्ट आंसर चुनना है, बताइए। सेकंड का आपका आंसर सी हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिए जो ठीक है उनको प्लीज अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है प्रॉब्लम? क्या हुआ इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसमें जो आपके मेंबर्स हैं, चेयरमैन में जो कमीशन है उसमें एक चेयरमैन होंगे और कुछ अन्य सदस्य होंगे। इट इज नॉट फिक्स्ड नहीं है, वो बदल सकते हैं। तो 7 पे फिक्स्ड नहीं है, चेयरमैन के अलावा और मेंबर्स होंगे और उनकी नियुक्ति जो है वो गवर्नर साहब करेंगे। ठीक, थर्ड, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है। 2016 में जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसने देश में एक नई कर प्रणाली जो कि थी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का मार्ग प्रशस्त किया। इट पेव्ड अ वे फॉर अ न्यू टैक्स सिस्टम दैट इज जीएसटी काउंसिल इन द कंट्री। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 279A, एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया।
यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना करने का अधिकार देता है। किसको एम्पावर करता है? प्रेसिडेंट को, कि वो एक जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश कर सकते हैं। इस लेख के मुताबिक राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश से जीएसटी काउंसिल की स्थापना की और वस्तु एवं सेवा कर परिषद का पदेन सचिव जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। मतलब एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होते हैं? आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आपको बताना है कौन सा सही है। तो 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ आपका गलत हो गया है। देखिए होता क्या है, जो आपका जीएसटी काउंसिल है इसके जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं वो सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं। मतलब जो केंद्रीय राजस्व सचिव है ना, वो ही इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का लेना देना यहाँ पे नहीं है। फोर्थ, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की वर्तमान प्रक्रिया के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग एसटी स्टेटस टू एनी कम्युनिटी। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सिफारिश राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक द्वारा की जाती है। मतलब हमारे स्टेट में गवर्नर करेगा सिफारिश और यूटीज में कौन करेगा? यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। यह प्रस्ताव केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है उसको भेजा जाता है ये, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भेजती है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से भी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। अप्रूवल चाहिए फ्रॉम दी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो। उसके बाद केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को संबंधित एसटी ऑर्डर में संशोधन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विधेयक पेश करना पड़ता है। अब जो ये आपका यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री है ये एक बिल भेजती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कि भाई हमें एसटी ऑर्डर अमेंड करना है। और फाइनली राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट आर्टिकल 348 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक समुदाय को एसटी अनुसूचित जनजाति घोषित करने की अधिसूचना जारी कर देते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को पावर मिली है आर्टिकल 348 से। ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये आपका 1 2 3 ठीक हो गया। आप देखिए ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो फोर्थ कह रही हूँ, फोर्थ स्टेटमेंट जो आपका गलत हुआ है, अप्रूवल आपको चाहिए रजिस्ट्रार जनरल का, बिल्कुल ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बिल, आप बताइए बिल क्या कभी सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होता है? नहीं, पार्लियामेंट में होता है, तो सांसद में जाएगा। फाइनली प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लेकिन वो आर्टिकल है आपका 342 और ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर किसी कम्युनिटी को स्टेटस मिलता है शेड्यूल ट्राइब का। आई होप ये क्वेश्चन से आपको पूरा एसटी वाला प्रोसीजर समझ में आ गया। फिफ्थ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इस आयोग को 2018 के 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102वां संशोधन अधिनियम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। अब इस कमीशन को बनाने के लिए नया आर्टिकल भी डाला गया 334B, और इस कमीशन में एक चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन प्लस 3 मेंबर्स, मतलब चेयरमैन प्लस 4 हो गए अलग। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स इन्हें अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति थ्रू हिज सिग्नेचर एंड सील। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। सेकंड आपका ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मतलब आपका सेकंड गलत हो गया है। जो आपका आर्टिकल इंसर्ट किया गया वो आर्टिकल गलत दिया हुआ है इसमें, वो होगा आपका 338B, ना कि 334B, ठीक है। बाकी बिल्कुल ठीक है। मेंबर्स ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ये ध्यान रखना, कितने चेयरमैन कितने मेंबर्स हैं ये ध्यान रखना। सिक्स्थ, भाषाई अल्पसंख्यक समूहों वर्गों के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी के संदर्भ में आपको सही विकल्प चुनना है। ये बात हो रही है स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए किसी विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में जब राज्य पुनर्आयोग गठन आया, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि ऐसे ऐसे एक ऑफिसर होना चाहिए। 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार आर्टिकल 350B में आपका जो भाग 17 है उसमें इसको जोड़ा गया, ठीक है। और 350 जो बी है आपका 350 ख हो जाएगा ना हिंदी में, इसके अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको। और आर्टिकल 350B जो है वो जो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आया, ये स्टैब्लिश किया गया 1959 में। बताना आपको करेक्ट कौन सा है।
सी है आपका ठीक, 1, 2 और 3 ठीक है। फोर्थ आपका गलत हो गया। फोर्थ आपका इसलिए गलत हुआ है 1957 में ये अपॉइंट किया गया था। और आर्टिकल प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल बिल्कुल ठीक दे रखा है, पार्ट ध्यान रखना, ठीक है। 7th में आपको मिलान करना है, देख लीजिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2, वही आर्टिकल्स और उनका टर्म्स तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना, देख लो एक बार। आंसर इसका बी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 243 सी क्या कहता है, कॉम्पोजिशन, तो ये ठीक हो गया। आर्टिकल 243 डी क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये भी ठीक हो गया। आर्टिकल 243 ई क्या कहता है, टेन्योर। और 243 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 243 आर्टिकल आपका, एक सेकंड, आपका इलेक्शन ऑफ पंचायत जो है, हाँ वो 243 में आएगा, ठीक। तो पंचायत का हो गया आपका। 8th, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है, जो रिकमेंडेशंस किए थे बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 टायर लाया जाए। ग्राम पंचायत जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूट करें, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाए। योजना एवं विकास का कार्य पंचायतों को सौंपा जाए, प्लानिंग और डेवलपमेंट का। इन निकायों को पर्याप्त संसाधन हस्तांतरित किए जाएं, प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए इनके पास। पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण को साकार करने के लिए उचित प्रणाली दी जाए, मतलब इनको प्रॉपर जो है सिस्टम दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम पंचायत फेस कर रही है आज की डेट में वो फंड्स की, प्रोसीजर की, इन सब चीजों की है, तो ये चीज ठीक की जाए। करेक्ट आंसर बताइए आप कौन सा है। 1, 3, 4 और 5, सेकंड क्यों गलत हो गया? ये बोल रहा है ग्राम पंचायत डायरेक्टली इलेक्टेड होनी चाहिए, ना कि इनडायरेक्टली। इन काट दो, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आने चाहिए पंचायत में, ठीक है। और बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी, आपको ये पता होना चाहिए, 1957 में, ठीक है। 9th, सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, बहुत बार आ गया क्वेश्चन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नगर पालिका चुनावों का निर्देशन, नियंत्रण तथा प्रबंधन से संबंधित अधिकार राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन देखते हैं। नगर पालिकाओं की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, हालांकि इसे समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। टेन्योर जो है म्युनिसिपैलिटीज का, दैट इज फिक्स्ड फॉर 5 years, बट इट कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड प्रीमेच्योरली। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं से संबंधित मामलों पर प्रावधान कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, इट कैन मेक प्रोविजंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू म्युनिसिपैलिटीज। करेक्ट बताइए। डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, मतलब ठीक है सारे। बड़े स्टेटमेंट्स हैं, पेपर की उम्मीद है इस बार जरूर आएगा, हमें हर तरीके के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। सही विकल्प आपको चुनना है, बताइए। 73rd संविधान संशोधन का अनुपालन करने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट था एमपी। 1993 के 73rd संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था इससे। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इट वॉज एडेड टू 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 24 अप्रैल को हर साल हम नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बताइए आप सही कौन सा है इनमें से। ये ठीक है सारे, ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। पहला स्टेट प्लीज ध्यान दीजिएगा, एमपी था। 11th, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 1 जून 1993 से लागू हुआ, मतलब एक्ट था 1992 का, लेकिन शुरू हुआ जून में, है ना, 1993 में। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया पार्ट जोड़ा, 9A कॉन्स्टिट्यूशन में। 9A में क्या है, नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं। और अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कहां से मिला, 74th अमेंडमेंट से, 1992। बताओ। ये भी सारे ठीक है, ठीक है, तो 9A ध्यान रखना आपको। 12th, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की पहली स्पष्ट सिफारिश वर्ष 1987 में लक्ष्मी मल सिंघवी, एलएम सिंघवी कमेटी जिसको कहते हैं, उसने दी थी। और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1986 में लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र विकसित करने के लिए एक समिति बनाई थी, बेसिकली रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। 1986 में एक कमेटी बनाई गई थी। इस समिति का गठन एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया था। कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एलएम सिंघवी। बताइए करेक्ट कौन सा है। बी ठीक हो गया आपका।
2 और 3 ठीक है। फर्स्ट गलत हो गया, कोई बात नहीं, देख लीजिए क्यों हो गया गलत। 1986 था ना ईयर, 1986, तो ये 87 गलत है, 1986 यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लियर रिकमेंडेशन आपका दिया गया पंचायती राज का एल एम सिंघवी कमेटी ने, ये आपको ध्यान रखना है। 13th, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की मिनिमम एज कितनी है? 21 ईयर्स। नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं म्युनिसिपैलिटी के, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ दैट एरिया। आर्टिकल 243 डी क्लॉज 3 घ 3, इसके अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 29 सब्जेक्ट्स हैं। आंसर बताइए। ये ठीक है सारे? ये आर्टिकल देखो, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट तो चलो बता ही दोगे, ईयर याद रखना कितना किसका है चुनाव लड़ने का, मेंबर बनने का। 14th, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। आर्टिकल 344 कहता है राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठित करने का अधिकार है, मतलब प्रेसिडेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 344 क्लॉज 4 कहता है कि राजभाषा पर 20 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान दिया हुआ है। 20 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है इसमें। बताइए सही कौन सा है? आपका डी ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्यों गलत हो गया? आर्टिकल हाँ, थर्ड इसलिए गलत हुआ, आर्टिकल 344 में 30 सदस्य हैं, 30 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन सकती है। ठीक है, और इस कमेटी में जो है 20 + 10 का डिवीजन होगा। 20 मेंबर्स आएंगे आपके लोकसभा से और 10 आएंगे आपके राज्यसभा से। 15th, भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक से संबंधित धाराओं के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है। इंडियन पीनल कोड 1860 से रिलेटेड बताना है आपको। सामूहिक बलात्कार धारा 70, सेक्शन 70 गैंग रेप, सेक्शन 799 डाउरी डेथ दहेज हत्या, 187 जो है कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री देश के खिलाफ षड्यंत्र, और 145 भीड़ भाड़ हंगामा कंजेशन एंड कमोशन 145। बताइए। पहला ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है। मतलब कॉन्स्पिरेसी जो है आपका, डाउरी डेथ तो ठीक है ना, 799 हो गया। ये पहले ये वो होता था सेक्शन 304 बी, खैर पुराना छोड़ दो, बहुत टफ हो जाएगा, ऐसे इतना नहीं याद रख पाओगे। कंजेशन और कमोशन है आपका 187, ये ठीक है। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट कंट्री आपका 145 है, ये इंटरचेंज्ड है। ठीक है। 16th, आपको मिलान करना है आर्टिकल्स और फिर आपको वही बताना है क्या है आर्टिकल में दिया हुआ। बताइए जरा, देख लीजिए फिर बताइए। चलिए 16th का आपका सी हो जाएगा आंसर। आर्टिकल 52 क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54 क्या है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 सारे बता रही हूं मैं। आर्टिकल 56 क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस। ये आपका ये है। आर्टिकल 58 क्या है? क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट होने की। आर्टिकल 60 क्या है? शपथ। और आर्टिकल 61 तो भाई किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, महाभियोग, इम्पीचमेंट। 17th, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नागरिकता के संबंध में प्रावधान भाग 2 में दिए हुए हैं, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप से रिलेटेड। एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। सिंगल सिटीजनशिप की जो हम बात करते हैं वो हमने बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आपका पार्ट 4A आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सपने में भी याद होने चाहिए ये। मौलिक अधिकार, नींद में उठ के कोई पूछे तो आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हमने अमेरिका से लिए हैं। बताइए, इनकरेक्ट बताना है आपको। सी गलत हो गया। सी इसलिए गलत हो गया, पार्ट 3 है ये, तो आप बिल्कुल नहीं गलती कर सकते। मैंने बताया ना, नींद में भी गलती नहीं करनी है। ये लिए कहां से गए इस पर भी ध्यान देना प्लीज। ये पार्ट 2 है। पार्ट 4A क्या है फिर?
18th अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? स्पेशल प्रोविजंस रिलेशन टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बताइए, ये सारे मैं आपको करा चुकी हूँ। सी हो जाएगा आंसर तो इसका, पर सारे देख लो, चलो बता ही देती हूँ, है ना। 371 जो है आपका, ये मैं सारे करा चुकी वैसे, पर चलो जो बच्चे इस टेस्ट में हैं उनको तो दिखाना है। महाराष्ट्र प्लस गुजरात है ये 371, ठीक। 371 डी है एक, डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है इसमें। 371 ई जो है ये आपका है स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। चलो इसको तो फिर भी इतना निग्लेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा। जी जो है वो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू मिजोरम। एच है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो हो गया, चलो ठीक है। और ये जो आपका 1 आई है आपका 371 आई, सॉरी 1 आई नहीं 371 आई, दिस इज फॉर गोवा। और एक बचता है 371 ओ, ये मुझे कमेंट करके बताओ किससे रिलेटेड है। 19 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1950 में संयुक्त प्रांत से पृथक करके उत्तर प्रदेश राज्य बनाया था। 1950 में स्टेट बना यूपी, किससे बन के हटके? यूनाइटेड प्रोविंसेस। 1960 में बॉम्बे राज्य से अलग करके महाराष्ट्र बनाया गया। 72 में मेघालय बना असम से अलग करके। 53 में आंध्र प्रदेश बना मद्रास से अलग करके। बताओ, ये आपका ठीक है बिल्कुल, ये सारे याद कर लो फटाफट, ठीक है, पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 20 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। बात कर रहा है आर्टिकल 324 की, इसके अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सुपरिंटेंडेंस हो गया, सब कुछ मतलब इलेक्शन कमीशन में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 22 जनवरी। भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर दिया हुआ है। बताओ, इनकरेक्ट। बी गलत हो गया आपका, क्यों? वोटर्स डे कब मनाया जाता है? वोटर्स डे मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। 21 सही विकल्प चुनना आपको, आर्टिकल्स दिए हुए हैं। और आर्टिकल 44 जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। 17 क्या है? अपृष्ठता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 21 क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। करेक्ट बताना है, जाते ही अंडरलाइन करना है सबसे पहले कि क्या पूछ रहा है पेपर में, ठीक है। बी 1 2 3 और 4 ये क्यों गलत हो गया? 21A है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 21 क्या है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 गलत विकल्प चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राष्ट्र विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री की भागीदारी संवैधानिक कर्तव्य नहीं बल्कि प्रशासनिक कर्तव्य है। मतलब चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे एनडीसी की मीटिंग्स में, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय खातों को नियंत्रित करने का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। मतलब स्टेट्स के साथ साथ सेंटर का भी जो पूरा लेखा जोखा है फाइनेंशियल अकाउंट्स का, इट इज गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? कोई गलत नहीं है। 23 सही विकल्प चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। लोक एवं राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबलीज दे कैन बी डिसॉल्व्ड बट कैन नॉट बी अबॉलिश्ड। राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा को ना तो आप डिसॉल्व कर सकते ना अबॉलिश कर सकते। हालांकि राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता। 169 के अंतर्गत उन्हें संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनको डिसॉल्व तो नहीं कर सकते आप, पर 169 के तहत अबॉलिश कर सकती है पार्लियामेंट। धन विधेयकों को विधान परिषद को 3 महीने की अवधि के भीतर लौटाना होगा। जो मनी बिल्स हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 महीने तक अपने पास रख सकती है। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा। करेक्ट पूछ रहा है। तो 1 2 और 3 ठीक है। मनी बिल्स तो आप इतने दिन थोड़ी रख सकते हो, 14 दिन रख सकते हो बस मैक्सिमम। पढ़ा होगा तो आपने, 3 महीने कहां से आ गया। बाकी ठीक है बिल्कुल।
24 छोटा क्वेश्चन आता है तो अच्छा लगता होगा आप लोगों को। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कुल कितने दिन या महीने तक रोक सकती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी मनी बिल को तो ये 14 दिन देख लिया आपने, है ना? ऐसे चीजें रिवाइज करते रहा करो। अब ये बात कर रहा है कि नॉर्मल बिल को 3 महीने, 90 दिन, 4 महीने, नन ऑफ दीज। ये तो बता दोगे। देखो, बस 4 महीने रोक सकती है, ठीक है? ये प्रावधान यहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे देख के चलना। पहली चीज तो ये, सबसे पहले शुरुआती दौर में ये टोटल पूछ रहा है। अगर आप 197 आर्टिकल कहता है कि विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को पहली बार में सिर्फ 3 महीने रोकेगी। अगर पहली बार में होता तो 3 महीने हो जाता आंसर, ठीक है? फिर जो है अगर दोबारा से पास हो गया तो वो 1 मंथ तक रोक सकती है। तो टोटल कितने मंथ हो गए? 3 + 1 4 महीने तक टोटल। 25 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुख्यमंत्री का वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। सैलरी अलाउंसेस जो है चीफ मिनिस्टर के, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद पे बना रहता है। मतलब चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, ही रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है, मतलब एक का मेंबर होना पड़ेगा आपको। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मतलब अगर वो नहीं है दोनों में से किसी का भी, तो 6 महीने तक के अंदर अंदर एक का किसी का होना पड़ेगा। तो करेक्ट बताना है आपको। तो ये ठीक है सारे, है ना? तो ये देख के चलो, ठीक। चलिए 26 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही होता है। सुप्रीम कोर्ट हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जनहित याचिका शब्द की उत्पत्ति फ्रांस में हुई। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो टर्म है ये इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। संसद को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है। पार्लियामेंट हैज अ राइट टू इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट बताना है। पहला ठीक है, फर्स्ट और थर्ड आपको भी पता है। PIL was a concept which originated in United States of America, not France। ठीक। 27 सही विकल्प चुनना आपको करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख जो है वो 132 से 136, समझ गए ना? आर्टिकल 132 136 आर्टिकल है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपराष्ट्रपति करेंगे। सुनिएगा, जो एडहॉक जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन वो प्रेसिडेंट से सलाह करके करेंगे क्यों? जिससे कि कोरम क्या होता है? मिनिमम जजेस जो चाहिए होते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी सेशन को चलाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, इनकेस वो कंप्लीट नहीं है। सैलरी सुप्रीम कोर्ट की कौन करता है डिटरमाइन? पार्लियामेंट। बताइए। ए ठीक है, क्या गलत हुआ? 127 के अंतर्गत एडहॉक जजेस को चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए ना वो करेंगे प्रेसिडेंट की सलाह से। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है इसमें। 28 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए वर्ष 2011 में 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता PC चाको ने की थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट किस तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी थी? 30 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू इन्वेस्टिगेट 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल। बताइए। प्रणब मुखर्जी को, वेंकैया नायडू को, मीरा कुमार को, या नन ऑफ दीज? अब 2011 की बात है तो उस हिसाब से देख सकते बता सकते हैं, अगर हैं थोड़े से करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स में एक्टिव, तो पॉलिटिकल न्यूज में एक्टिव। सी मीरा कुमार थी उस वक्त, कांग्रेस की लीडर, स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार। 29 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 5 में 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियां, प्रक्रिया, इन सब का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। It gets right to make laws on the subjects mentioned in the state list। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद 6 महीने तक आपातकाल जारी रहता है और इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से आगे भी जारी रखा जा सकता है। मतलब दोनों हाउसेस से अगर पार्लियामेंट की अप्रूवल मिल गया तो इमरजेंसी 6 महीने तक चलेगी और फिर उसको 6 महीने के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। करेक्ट बताना आपको। ठीक है सारे, ठीक है, ये आर्टिकल्स याद रखना, पार्ट याद रखना।
30 दिसंबर 1977 में गठित अशोक मेहता समिति, ठीक है, इसकी बात हो रही है। बताओ उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 टायर होना चाहिए, और विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जिला होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद को पंचायती राज की कार्यकारी संस्था एवं मौलिक इकाई के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जिला परिषद शुड बी डेवलप्ड एज द एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्तियां होनी चाहिए, पावर्स ऑफ टैक्सेशन होना चाहिए, और यदि पंचायती राज संस्थाएं भंग हो जाएं तो 6 माह के भीतर नए चुनाव आप कराइए। बताइए कौन सा ठीक है? बी ठीक है। 2 3 4 5 2 3 4 5 फर्स्ट क्यों गलत हो गया? इन्होंने कहा था 3 जो स्तर हैं, आपका जो 3 टायर सिस्टम है, इसकी जगह आप 2 टायर लाइए। तो याद रखिएगा किसने कहा था, ज्यादातर ने 3 टायर ही कहा था। 3 टायर किसने कहा था, 2 टायर किसने कहा था, याद रखना, ठीक है। 1977 में आई थी, ये तो दिया ही हुआ है, ठीक। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पंचायती राज मिनिस्टर भी होना चाहिए हर स्टेट में, ऐसा भी कहा था इन्होंने ये भी कहा था कि रिजर्वेशन प्रोविजंस होने चाहिए एससी और एसटीज के लिए, सोशल ऑडिट होने चाहिए प्रॉपर, ठीक। और जिला परिषद को डेवलप कीजिए आप एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन के तौर पे। ये सारी चीजें इस जो कमेटी बनी थी इसने कही थी, ठीक है। चलिए 31 देख लीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज लेवल की बात हो रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। जो भी ग्राम पंचायत है, दैट एरिया इज डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 5 एंड मैक्सिमम 10 वार्ड्स, और पंच आता है हर एक वार्ड से, जो भी 5 है 10 है, मतलब 5 से 10 के बीच का। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक निर्वाचित पंच और सरपंच होता है, जो ग्राम का मुखिया होता है, हेड ऑफ द विलेज होता है। पंचायत के गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को है। ओनली द स्टेट्स हैव द राइट टू फॉर्म पंचायत एंड कंडक्ट इलेक्शंस। तो आपको सही बताना है कौन सा, बताइए। बी ठीक है, 1 3 और 4, सेकंड गलत हो गया। तो बात यह है कि वार्ड जो हैं वो 5 से 10 वार्ड नहीं होते कभी, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20, 10 से 20 वार्ड्स में डिवाइड होता है। 32 सही विकल्प आपको चुनना है। आर्टिकल्स और बताइए देख के, आंसर इसका सी हो जाएगा, मतलब सारे ठीक हैं। आप देख लीजिए 338 क्या है, आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, 338 एसटी का है, और ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, ठीक। 33 निम्नलिखित में से संवैधानिक निकायों का आपको चयन करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज चुननी है आपको इनमें से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, और आपका जीएसटी काउंसिल। बताइए। तो आपका सी हो जाएगा 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 पहला और दूसरा आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है। 34 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक होता है। टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years। 1950 से 15 अक्टूबर 1987 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होता था। मतलब 87 तक क्या था, इलेक्शन कमीशन वॉज अ 1 member बॉडी, जिसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को मतदान देने की न्यूनतम आयु 21 से हटा के 18 वर्ष कर दी, और 1989 के बाद राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग का कार्यभार कम करने के लिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है। बी गलत है। क्यों? 1950 से अक्टूबर 15 1989 तक जो है आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो 1 member बॉडी की तरह फंक्शन करती थी। फिर 89 से प्रेसिडेंट ने 2 और अपॉइंट करने शुरू कर दिए। 35 संविधान के 14वें भाग के आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्वतंत्रता एवं शक्तियों एवं कार्यों के अलावा इसके संगठन एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। 14 पार्ट 3515 से 323
किसकी बात की गई है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, यूपीएससी की, या फिर इनमें से किसी की नहीं? तो ये यूपीएससी से डील करता है सब। 36 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत दो शहर मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत गवर्नर्स काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड इन 2 सिटीज, मद्रास एंड बॉम्बे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, पटियाला के महाराजा सर नरेंद्र सिंह थे, बनारस के राजा थे देवनारायण सिंह, ग्वालियर के राजा थे सर दिनकर राव, इनको जो ये नई आपकी काउंसिल बनी थी इसमें नियुक्त किया था। और 1938 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा और इसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये सी गलत हो गया आपका। क्यों? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था कि 1938 तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज एंड देयर वुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन इट। 37 सही विकल्प आपको चुनना है। करेक्ट ऑप्शन, ये आपकी मैक्सिमम एजेस दी हुई, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मैक्सिमम एज कितनी है? 65 साल। अच्छा, यूपीएससी का कमीशन का मेंबर बनने के लिए कितनी है? 6 साल या फिर 65 साल। और मैक्सिमम एज हाई कोर्ट का जज बनने की कितनी? 62 साल। और एसपीएससी जो स्टेट वाले होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका मेंबर बनने की कितनी है? 5 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स। करेक्ट चुनना है आपको। सी ठीक है। 1 2 3 मतलब 4th गलत हो गया। मैक्सिमम जो आपकी ये है एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज 6 ईयर्स और 62 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आप हर एक को छांट छांट के अपने नोट्स बनाएंगे। आप इस क्वेश्चन से नोट्स बना लीजिए अपने, समझ रहे हैं? गलत आपको विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम एज 25 ईयर्स चाहिए। और किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने का जो लास्ट राइट है दैट इज गवर्नर के पास है। फाइनल अथॉरिटी गवर्नर के पास है। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है, सारी बातें ठीक है बिल्कुल। ये अच्छा है क्वेश्चन। 39 सही विकल्प आपको चुनना है। करेक्ट ऑप्शन, एक संसद सदस्य राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके सामने ओथ लेता है? या तो प्रेसिडेंट के, या फिर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करें कि मैं इसको इनको बता रहा हूं कि मेरे बिहाफ पे ओथ करवाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक्स दी ओथ बिफोर प्रेसिडेंट या फिर उनके बिहाफ पे कोई है। और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल के सदस्य, राज्यपाल, गवर्नर या फिर उनके बिहाफ पे कोई अपॉइंट हो तो। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट जज, प्रेसिडेंट के सामने या फिर ऑन बिहाफ ऑफ एनीबडी, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। बताइए, करेक्ट बताना है आपको। सी हो जाएगा। 1 2 और 3। 4th हो गया गलत आपका, कोई बात नहीं। हाई कोर्ट के जज, भाई आप ही बताइए, प्रेसिडेंट का काम नहीं है ना, स्टेट में गवर्नर साहब देखेंगे। 40 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राज्यसभा के उपसभापति अपना त्यागपत्र, अभी सारे सब त्यागपत्र हैं, किसको देते हैं? सभापति को। डेप्यूटी चेयरमैन देता है चेयरमैन को। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का अध्यक्ष, देंगे डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर देंगे स्पीकर को। सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे प्रेसिडेंट को। इस्तीफा दे रहे हैं सब अपना। चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के देंगे डेप्यूटी चेयरमैन को, विधान परिषद के। करेक्ट बताओ। ये आपका ए हो जाएगा। सारे ठीक हैं, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लो इसको। 41 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 2 विशेष प्राधिकरण, लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। एआरसी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, तो 2 स्पेशल अथॉरिटीज लाई गई, लोकपाल और लोकायुक्त। और इनको कौन अपॉइंट करेगा? लोकपाल को। और उप लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करेगा? राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित संथानम आयोग, संथानम कमेटी सुना होगा आपने, संथानम कमीशन सॉरी, इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की बात की गई थी, प्रिवेंशन ऑफ फॉर करप्शन के लिए। इनकरेक्ट बताना है आपको। ठीक है बिल्कुल। तो ये आपका संथानम कमीशन आया था 1962 से 64 था इसका टाइम पीरियड। ठीक है।
42 सही चुनना आपको करेक्ट। राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर्स एंड दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट। लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। Notification of elections is issued by the President for Lok Sabha and Rajya Sabha and by the Governor of the concerned state for Legislative Council and Assembly. भारत का निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं, मतलब रिकॉग्निशन देते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज को। बताइए कौन सा सही है? सही है सारे, क्या गलत है? कुछ नहीं है ना, ठीक है बिल्कुल। 43 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत अस्तित्व में आया था, जिसे बाद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसे आया था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस से, विच वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1995। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में 8 वर्ष का है फिलहाल। द प्रेजेंट टेन्योर इज 8 years। उत्तराखंड 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया और संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो गवर्नर को देते हैं। इनकरेक्ट बोल रहा है, कौन सा है? ए गलत हो गया। ये आपका, ये ठीक है बिल्कुल। ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट भी 1993 का ही था ये, ठीक है, 1995 का नहीं था। और ये 8 साल याद रखना, ये हो सकता है आप लोगों में से बहुतों को नहीं पता हो, ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 44 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है, इनकरेक्ट बताइए। इस आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। और इस आयोग के अनुसार कानूनी तौर पर एक बच्चे को आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब चाइल्ड क्या है? 18 से कम आप बच्चे हैं, ठीक है। बताइए, कोई गलत नहीं है। 45 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टीटी कृष्णमाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही माना है। क्या बोला है? इमरजेंसी प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। हृदयनाथ कुंजरू ने आपातकालीन प्रावधानों को राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता के लिए खतरा बताया है, थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। और सरलादि कृष्ण स्वामी ने बोला है इनको लाइफ ब्लड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्राणवायु बताया है। और महावीर त्यागी ने इनकी जो तुलना की है वो सुरक्षा वॉल्व से की है, सेफ्टी वॉल्व से की है। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात हो रही है ये। बताइए करेक्ट कौन सा इनमें से? तो ये ठीक है सारे। कई बार क्वेश्चन देखिए आ जाता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना है ये, ठीक। 46 सही विकल्प आपको चुनना है। पहले चीफ जस्टिस इंडिया के आपके एच.जे. कनिया, हरिलाल जयके सुंदास कनिया, और पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एन.आर. पिल्लई और पहले कैबिनेट सेक्रेटरी एन. श्रीनिवास राव। करेक्ट बताइए। पहला दूसरा ठीक है। पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं आपके एन. श्रीनिवास राव और कैबिनेट सेक्रेटरी हैं एन.आर. पिल्लई। इंटरचेंज है। 47 निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सर्वाधिक राज्य आते हैं? हाईकोर्ट में मैक्सिमम स्टेट्स आते हैं, बताइए। गुवाहाटी, बॉम्बे, कलकत्ता, केरला। ए हो जाएगा। देखो, जो गुवाहाटी आपका है हाईकोर्ट, इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, ये सबका यहाँ पे है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आपके आते हैं महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली दमन दीव, तो एक ही है ना, डी, दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव, समझ जाओ, ठीक है। कलकत्ता में आते हैं वेस्ट बंगाल प्लस क्या आता है, अंडमान एंड निकोबार। और केरला में आपका आता है केरला प्लस लक्षद्वीप, ठीक है। 48 अभी ऊपर आर्टिकल देख के आए हो ना कि एक हाईकोर्ट, एक स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट के हाईकोर्ट कॉमन हो सकते हैं। कौन सा आर्टिकल था? अभी ऊपर देख के आए हो। करेक्ट ऑप्शन बताओ। तमिल भाषा जो है वो तमिलनाडु पुडुचेरी में बोली जाती है, तेलुगु तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, मलयालम कर्नाटका में, कन्नड़ केरला में, बोडो असम सिक्किम में। बताओ, कितने बढ़िया क्वेश्चन बना रहे हैं, वाह।
पहला दूसरा ठीक है। देखिए, मलयालम मेनली बोली जाती है आपकी केरला में। ऐसे क्वेश्चन ना गलत करके आना भैया, ठीक है जी। कन्नड़ बोली जाती कर्नाटका में। बोडो बोली जाती असम और वेस्ट बंगाल में। 49 सही आपको चुनना है करेक्ट ऑप्शन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय तेलंगाना। करेक्ट बताना आपको। ये आपका इसमें बी हो गया ठीक। 1, 3 और 4 ठीक है। कौन सा गलत हो गया भाई? सेकंड। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है आपकी हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। चलिए 50। उत्तर पूर्वी परिषद द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पूछ रहा है कहां पे? दिसपुर, इम्फाल, गैंगटॉक, शिलोंग। डी हो जाएगा। देखिए सुनिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में, NEC में। ये मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए था, मैंने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग, ठीक है। ये शगुन का प्यारा प्यारा सवाल आ चुका है। हंसते रहिए, सही विकल्प चुन दीजिए। वाटर डिस्प्यूट्स और उनके अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं, यही तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। वंशधारा, वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, जल विवाद न्यायाधिकरण, बार बार नहीं बोलूंगी, ठीक है। 2010 का है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच का विवाद है। महादई आपका 2010 का है। गोवा केरला महाराष्ट्र के बीच का विवाद है। और महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ये महादई है, महानदी है, ध्यान दीजिएगा। 2018 का है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच का है। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत हो गया। महादई ठीक है। गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। 52। 1946 में गठित अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आना तय है, आता ही आता है क्वेश्चन इन वाली चीजों पे। मेंबर्स और कौन से डिपार्टमेंट वो होल्ड कर रहे थे, बताइए। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, सी गलत हो जाएगा। 1946 में बनी थी ये सरकार, जानते होंगे आप बहुत अच्छे से। जवाहरलाल नेहरू के पास था, वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, कॉमनवेल्थ था और फॉरेन अफेयर्स था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद से फूड, फूड ठीक है ना, प्रसाद खाना होता है ना, फूड और एग्रीकल्चर। जॉन मथाई ठीक है, ठीक है। चलो सारे बता दो। पूछ लूं अब, बहुत देर हो गई है ना, कोई सवाल ही नहीं पूछ रही हूँ। जगजीवन राम बताइए कौन सा होल्ड कर रहे थे। फिर आप बताइए बलदेव सिंह। फिर आप बताइए CH भाभा। एक और बता दीजिए लियाकत अली खान। इनका बताइए क्या था पोर्टफोलियो। 53। 1947 में घटित स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किसे कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था? वर्क्स, माइंस एंड एनर्जी। CH भाभा, VN गडगिल, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बी, VN गडगिल को, ठीक है। और बचे हुए बताइए अब आप। CH भाभा तो मैं पूछ चुकी, इनके भी बताइए। राफिद अहमद किदवई के पास क्या था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये आपको बताना पड़ेगा देख के। 54। भारतीय गणराज्य के वरीयता क्रम आपको बताने हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताइए। चलिए सबसे पहले कौन आएगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत रत्न अवार्डी, चेयरमैन UPSC के, या फिर कैग। बताइए। बी, इनमें से बोल रहा है। ये क्रम तो पूरा याद ही कर लो मेरे हिसाब से, है ना। इसमें क्या है, सबसे पहले आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट आएंगे 5th पे, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, फिर चीफ जस्टिस आएंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर लोकसभा के एक ही जगह आएंगे, फिर भारत रत्न अवार्डी आएंगे, फिर आएंगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर आएंगे चेयरमैन UPSC के, और ये दोनों एक ही पे आएंगे, ये दोनों प्लस कर लो इन्हें। इनमें से पहले भारत रत्न अवार्डी आएंगे। 55। समवर्ती सूची का बताना है आपको कौन सा इनमें से कॉन्करेंट लिस्ट में? फॉरेस्ट, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्डर। 1, 2, 3, 4। लोकल गवर्नमेंट किस में आएगा भाई? स्टेट लिस्ट में।
और पब्लिक ऑर्डर भी स्टेट लिस्ट में। ठीक है। 56 दक्षिण अफ्रीका के संविधान द्वारा भारत के संविधान में क्या विशेषताएं ली गई हैं? हमने वहां से कौन से बोरो करें फीचर्स? कहां से? साउथ अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, न्यायपालिका, जुडिशरी। बताइए। सारे याद होने चाहिए कहां से क्या बोरो करा है। पहला और दूसरा ठीक है, ये और ये ठीक, बस सही है। चलो बढ़िया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले रखे हैं हमने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा? 1935 वाला, ये दोनों। 57 सही विकल्प चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। अब आ गए देखो बाकी के। आयरलैंड से क्या लिया है? डीपीएसपी। और यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, कनाडा से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, रशिया से राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट। ये भी पहले दूसरे सही है। क्या हो गया? क्या गलत हुआ? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है आपका यूएस से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आपका यूएस से लिया है। 58 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 का लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने वर्ष के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ फॉर दिल्ली फॉर विमेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5, 10, 15, 18? 15 ईयर्स। 59 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता है। और 86th अमेंडमेंट 2002 से प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट। 86th अमेंडमेंट 2002 से नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21। अभी ऊपर देख के आए थे आप, ये क्या कहता है? करेक्ट बताइए। बी ठीक हो गया। 1, 2 और 3। 4th क्यों गलत हो गया? ये आपका 86th अमेंडमेंट से जो जोड़ा गया था वो 21A जोड़ा गया था। क्या है ये? एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को दी जाएगी। 60 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, अर्बन लोकल बॉडीज को। 42nd अमेंडमेंट 1976 से फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 20 और 21 वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, ऐसा बोला गया था। 44th 1978 से मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था और इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया था, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बनाया गया था। आंसर बी गलत हो गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से नहीं हुआ था ऐसा, ये हुआ था 44th से। ठीक है, जिससे लीगल राइट बनाया गया था आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी को, उसी से ये किया गया था। 42nd से नहीं किया था। और राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है? अभी कमेंट करो। 61 भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। थे ना पार्ट डी पार्ट सी ऐसे करके, उनमें से कौन से थे पार्ट डी में? ये बोल रहा है ये। दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। सी थे वो। देखो हुआ क्या था, पार्ट ए में वो आते थे जिसमें गवर्नर का राज था। पार्ट बी में वो थे जो रॉयल रूल में 9 थे ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर, शाही शासन था। पार्ट सी चीफ कमिश्नर की थी ब्रिटिश इंडिया। और पार्ट डी में अकेला अंडमान निकोबार को रखा गया था। 62 गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति 368 में संशोधन करने की संसद की शक्ति के अंतर्निहित है। That power to amend the fundamental rights lies within the Parliament's power to amend Article 368. 24th Constitutional Amendment 1971 में आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन और घोषित किया। 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों को सीमित करने या किसी भी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। 24th Amendment amended Article 13 plus Article 368 and then it said that 368 जो है पार्लियामेंट का आर्टिकल, इट हैज अ राइट
पावर टू लिमिट द फंडामेंटल राइट्स और टू विड्रॉ एनी फंडामेंटल राइट। 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिक्रिया में संसद ने वर्ष 1971 में 24th संशोधन अधिनियम पारित किया था। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है। 63 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, बचत बैंक और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये क्या है? ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। 246 में भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है। आर्टिकल 246 जो है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज का। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करती है। 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इनकरेक्ट बताना है भैया। क्वेश्चन आपका पहला हो गया स्टेटमेंट गलत। क्यों? देखो, स्टॉक एक्सचेंज और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ये जो हैं, ये यूनियन लिस्ट के हैं। और आप जानते होंगे पब्लिक हेल्थ जो है, दूसरे पेन से मार्क कर देती हूं, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक। 64 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। ये जरा ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई नहीं, चलो अभी आंसर के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, प्रियम्बल को। 42nd अमेंडमेंट से 3 शब्द जोड़े गए, सिस, SIS, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कहां पे? प्रस्तावना में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट बताइए। तो ये सी ठीक है असल में। अब रुकिए, हमें इंग्लिश और हिंदी वाला देखना पड़ेगा। प्रियम्बल अमेरिका से लिया गया है, मैं आपको टर्म्स बता देते ना। प्रियम्बल ठीक है, ये सोशलिस्ट सिस आपका ठीक है, आर्टिकल 1 ठीक है, और ये आपका NA पालकी वाला ज्यूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ NA पालकी, पालकी होगा, KH होगा, कोई नहीं वाला। इन्होंने कहा था आइडेंटिटी कार्ड, ना कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। 65 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जून 1948 में भारत सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया था, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और इस कमीशन ने क्या कहा था कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट्स का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। मतलब भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से होना चाहिए। करेक्ट बताइए। तो ठीक है सारे। 66 गलत चुनना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भीमराव रामजी अंबेडकर शामिल थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन आया था, विच वाज फॉर्म बाय इंटरनेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1948, जिसमें JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भीमराव जी अंबेडकर थे। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और औपचारिक रूप से इस विचार को खारिज कर दिया कि भाषा राज्यों के पुनर्गठन का आधार होनी चाहिए। इट प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1949 एंड फॉर्मली रिजेक्टेड द आइडिया दैट लैंग्वेज शुड बी द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। 1953 अक्टूबर में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। बताइए। ए गलत हो गया, क्यों? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बना था, इंटरनेशनल कांग्रेस ने बनाया था। JVP कमेटी थी ये, JVP कमेटी। तो जवाहरलाल नेहरू ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ठीक है, पिता भी सीतारामैया, ना कि भीमराव जी अम्बेडकर। याद रखना आपको, ठीक है। वो सुना होगा आपने, पोट्टी श्रीरामुलु जो थे, उन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल कर गए थे, वो उनकी डेथ हो गई थी, बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, तो गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। 67 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1976 के 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से 62 की गई थी। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 to 62 इयर्स। 1976 के 42nd संशोधन अधिनियम 5 विषयों का राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया था, 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था।
और 31st अमेंडमेंट से लोकसभा की सीटें 525 से बढ़कर अभी कितनी हैं? 545 कर दी गई थी। बताइए। तो गलत नहीं कोई भी, याद कर लो। 68। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान तैयार करने में सबसे कम वर्ष लगे थे? बोल रहा है सबसे कम टाइम लगा था। कनाडा, यूएस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यूएस का। कनाडा का लगे थे 2-2.5 साल के करीब, और 4 महीने से भी कम लगे थे। समझ रहे हैं आप? लेस देन 4 मंथ्स। ये बढ़िया है ना, फटाफट बना दिया। 1 साल लगा था, 9 साल लगे थे। और हमारा आप बताएंगे। 69। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था इस अमेंडमेंट से? बताओ देख के। मैंने आपको बताया था BDMS। BDMS बताया था, नहीं बताया था? BD एक टेस्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको जोड़ा गया था 92nd से। कोंकणी, KMN बताया था मैंने आपको, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको जोड़ा गया था 71st से, 1992। 70 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जैसा कि आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में कहा गया है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिटरमिन दैट वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ केस में अपने फैसले में कहा था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, तो ऐसे तो कुछ भी अमेंड करने लग जाएंगे, नहीं। फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला आया था ना, खैर वो बाद में आया था, 1973 में आया था वो केशवानंद भारती केस में। लेकिन यहां भी कहा गया था कि आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते। डी, ठीक है, ठीक है। ये सारे ये केसेस ना कई बार पूछ लेगा आपसे, पहले कौन सा केस बाद में कौन सा केस। तो अभी ध्यान रखना गोलकनाथ केस कौन से साल का है, ऐसे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया करो, ठीक है। चलिए जी, 71 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण दिया गया है। मतलब सिटीजन कौन होगा ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन कैटेगोरीज डिफाइंड हैं कि कौन एलिजिबल है सिटीजनशिप पाने के लिए। 5 से 11 पार्ट 2 में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। पीपल्स वॉर ग्रुप ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड हुआ था अप्रैल 22, 1980 को। आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट लीडर थे जिनका नाम था कोंडापल्ली सीतारामैया। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 अधिनियमित किया गया था ताकि कुछ क्षेत्र भारत द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाए, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित किए जाएं। जो वो कॉन्क्लेव्स वाला था पूरा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसी के लिए कि कुछ इंडिया एक्वायर कर ले और कुछ ट्रांसफर की जाए टेरिटरीज बांग्लादेश को। सही बताना है कौन सा है। तो आपका सी हो गया, सारे सही हैं, ठीक है। 72 अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 कैनॉट ऑथराइज द पार्लियामेंट टू, मतलब क्या करने के लिए संसद को अधिकृत नहीं कर सकता। एक राज्य अपने क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य के एक हिस्से के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। A state can create a new state by separating its territory or by combining 2 or more states or parts of states or by combining any territory with a part of another state. किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने के लिए, इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, किसी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए, टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, या फिर नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने के लिए, टू इंक्लूड द न्यू स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। इसके लिए नहीं कर सकता, बाकी चीजों के लिए कर सकता है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज कर लो, नाम चेंज कर लो, इसमें नाम चेंज भी आ जाएगा, ठीक है। और नहीं कर सकता,
आर्टिकल 3 करता है ऑथराइज। देखो आर्टिकल 3 करता है किस किस चीजों को, दोबारा सुनना। आर्टिकल 2 करता है नया स्टेट बनाने के लिए और इंक्लूड करने के लिए। नया स्टेट बनाना हो या फिर नए स्टेट को इंक्लूड करना हो तो ये आर्टिकल 2 करेगा, बाकी चीजें आर्टिकल 3 करेगा। ठीक। 73 सही विकल्प चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। 19 फरवरी 2004 को लागू हुए संविधान के 89 संशोधन के तहत आर्टिकल 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इट वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल 338 ए। और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स। इस आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, या फिर अपने आदेश से या फिर मुहरबंद आदेश द्वारा, बाय हिज ऑर्डर एंड सील्ड ऑर्डर। और इस आयोग के ये जो एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, 3 सदस्य हैं, इनकी जो सेवा शर्तें और कार्यकाल है ये भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे। आपको सही बताना है कौन सा है। ठीक है सारे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से आया, क्या आया, आर्टिकल क्या है, इन पे ध्यान दिया कीजिए। 74 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जिला न्यायालयों की नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, देर परफॉर्म बाय सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसे केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड नॉट बी सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस इन द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसके पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो डीजे होगा अपॉइंट, दैट ही मस्ट हैव एटलीस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए, मतलब रेकमेंड करें उसे हाईकोर्ट के, हाँ भैया बना दीजिए। ये आपका बी हो जाएगा, 2, 3 और 4। पहला ये आपके सीनियर मोस्ट जज नहीं, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो गवर्नर करते हैं। ठीक है ना, इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। 75 गलत, आपको विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए 1 मई 1956 को आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था। एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डील विद वायलेशंस ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल लॉज अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया, फिर इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जिसको आप कहते हैं वो बना दिया गया। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है, पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्रवर्तन निदेशालय को 2 विशेष वित्तीय कानूनों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। क्या काम है? टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ 2 स्पेशल फाइनेंशियल लॉज, दैट इज फेमा और आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इनकरेक्ट बताना। डी गलत हो गया, क्यों? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है। 76 सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 156, 157, 158, 159, 160 एक बार देख लो सारे, फिर बता देती हूं मैं। करेक्ट, ठीक है, देख लो। 1, 2, 3 और 5 सही है। देखो 156 टर्म ऑफ ऑफिस है, 157 क्वालिफिकेशंस हैं, गवर्नर के हैं सब, 158 कंडीशंस हैं, 159 ओथ होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और पावर ऑफ गवर्नर जो ये वाला है ये 161 है, ठीक है, तो 161 ये ऊपर चला गया ना, और ओथ एंड अफर्मेशन ये वाला हो गया 159, और ये ठीक दे रखा है। 77 गलत चुनना है आपको, देख लो एक बार। बी हो जाएगा ना गलत। देखो 124 ए ठीक दिया हुआ है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है। 143 जो है ना, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, जो आपके उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति, वो है ये, ठीक है, और ये ठीक है और ये ठीक है। सेक्रेटरिएट है आपका 98, इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, पर देख लो, चलो कोई नहीं।
78 गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन। जब कोई सांसद बिना बताए 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट है, छुट्टी चले गए 60 दिन की बिना बताए, तो मेंबरशिप टर्मिनेट कर देंगे। आर्टिकल 118 क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। ठीक है, बताइए इनकरेक्ट। कोई गलत नहीं है। 79 सही चुनना आपको, करेक्ट। क्वेश्चन 79, आर्टिकल 79। इसके अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, 2 सदन होंगे और राज्यसभा और लोकसभा उनको कहेंगे हम। और संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार सब कुछ मेंशन होंगे। स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, लोकसभा रिप्रेजेंट्स होल पीपल। आंसर करेक्ट, इट इज सी। सही है सारे। 80 गलत चुनना है अब आपको, इनकरेक्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। कैग जो हैं वो लोक लेखा समिति की कार्रवाई में मध्यस्थता करते हैं। इस प्रकार वे समिति के मित्र और मार्गदर्शक हैं। मतलब ही कैन मीडिएट द प्रोसीडिंग्स ऑफ पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दस ही इज द फ्रेंड एंड गाइड ऑफ दिस कमेटी। कैग जो हैं वो सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन इसका लेखा परीक्षण नहीं करते। मतलब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, ही कंट्रोल्स द रिसीट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी बट डज नॉट ऑडिट इट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 क्लॉज 3 के अनुसार संसद को नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब पार्लियामेंट के पास राइट है। इनकरेक्ट बताना है आपको। भाई बताओ, ऑडिटर जनरल नाम में है उनके, तो ऑडिट क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। 81 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन वह उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड्स ओवर द राज्यसभा बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ अपर हाउस। आर्टिकल 66 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 66 क्लॉज 1 वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं ना, वहां मतलब अमेरिका से लिए गए हैं इनका पोस्ट। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है। 82 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये पार्ट्स दिए हुए हैं कुछ, देख लीजिए आप जरा। पार्ट 8, पार्ट 9B, पार्ट 17, पार्ट 4A। बता दीजिए करेक्ट कौन सा है। बी 1, 2 और 4 सही है। क्या गलत हो गया? 1, 2 और 4 सही है। सेकंड गलत हो गया। थर्ड पार्ट 17 ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी इमरजेंसी प्रोविजंस बताइए कौन सा पार्ट है? 18। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपसे पूछ रहा है संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी, कॉमनवेल्थ में रेटिफाई की थी इंडिया की मेंबरशिप। और जनवरी 24, 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी बने थे पहले प्रेसिडेंट इंडिया के। और सेम दिन पहला फाइनल सेशन हुआ था, पहला नहीं फाइनल। करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है सारे।
84। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? मैंने आपसे कहा भी था, आप मेजोरिटी वाला वीडियो देख लीजिए एक बार। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, संसद की गणपूर्ति, कोरम, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, डिलिमिटेशन, और संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का एक्सटेंट। करेक्ट बताइए। बी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो सकता है। फोर्थ के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए प्लस स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यों की भी सहमति चाहिए इसके लिए। 85 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 के राम जेठमलानी मामले के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को मौलिक संरचना के तत्वों के रूप में घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड डिक्लेयर्ड पास ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एज एन एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर अंडर राम जेठमलानी केस ऑफ 2011। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस के तहत स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को मौलिक संरचना के तत्व के रूप में घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम को एज एन एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर। सारी बातें फंडामेंटल स्ट्रक्चर की हो रही हैं, कौन से केस में ये पूछ रहा है। और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226 और 227 को भी एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहा था एल चंद्र कुमार केस में। इनकरेक्ट बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इनको याद कर लो सबको, ठीक है। ये केसेस में किसको क्या कहा गया, ये चीज थोड़ी सी देख लो एक बार, फिर पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। 86 कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन। बताइए। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउसेस के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एसएलसीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सॉरी एसएलएज, और राज्य विधान परिषदों के सदस्य मेंबर्स दोनों इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, अगर बाई कैमरल है तो। बताओ। बी। देखो सुनो, अब कौन पार्टिसिपेट नहीं करते? नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, मेंबर्स इलेक्टेड नॉमिनेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं करते, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते लेजिस्लेटिव असेंबलीज दिल्ली और पुडुचेरी के, तो इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं बस, ठीक है। 87 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि से किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली होते हैं इलेक्ट। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है। देखो, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, ध्यान देना, उसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट के, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते। प्रेसिडेंट की बात कर रही हूं। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर नहीं होते, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कहां के? किसके केस में? प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। 88 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया और उनकी सहायता के लिए कितने सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी? 4, 5, 6, 7 बताइए। तो ये 4 सदस्यों की बनाई थी ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 89 सही विकल्प चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसके अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए भारत की संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। जो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉल करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। संघीय बजट की तैयारी करने और उसे संसद में पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, तीनों सही हैं।
90 सही विकल्प चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। लोक लेखा समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं पैक कमेटी दैट इज प्रेजेंटेड टू द स्पीकर। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है और राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण से संबंधित प्रावधान 165 में है, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। पहला और दूसरा सही है। क्या गलत हो गया? तीसरा गलत हो गया। आर्टिकल 176, ठीक है। और 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल जो है होते हैं ना स्टेट के, उनसे रिलेटेड प्रावधान है। 91 निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? स्टेट लिस्ट में। देखो बताओ। 1, 2 और 3। तो फॉरेस्ट किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। और फैमिली वेलफेयर भी कॉन्करेंट लिस्ट में। ये लिस्ट तो थोड़ा सा देख लेना तीनों एक एक बार, है ना। 92 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया है। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया था। 1773 से मतलब पार्लियामेंट ने इंटरवीन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। बताना आपको कौन सा सही है। ठीक है दोनों। 93 निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत पर व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 इयर्स। बताओ देख के। ये पहला था। 94 सही विकल्प चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1813 के चार्टर कानून द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1773 से बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो बंगाल के अधीन कर दिए गए थे, सबॉर्डिनेट कर दिए गए थे। सी ठीक है। 1, 2 और 3 ठीक है सारे, ठीक है। 95 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई थी प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड लैंडलॉर्ड्स को। बताइए। भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 से। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन पद्धति को पेश किया गया था। इलेक्शन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और कुल सदस्य कितने थे? टोटल मेंबर्स कितने थे? 389। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसमें आपके क्या था ना कि 389 का ब्रेकअप कुछ ऐसा था। 296 सीट्स तो दी गई थी आपकी ब्रिटिश इंडिया को। 292 सीट दी गई थी 11 गवर्नर की प्रोविंसेस से और 4 चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस से, एक एक करके ऐसे डिवीजन किया गया था। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। मतलब डायरकी प्रोविंसेस से हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आए थे। और इससे एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। ऑल इंडिया यूनियन की बात की गई थी इसमें। और इसमें केंद्र में द्वैत शासन को अपनाने का प्रावधान था। डायरकी जो है सेंटर में लगाने की बात हुई थी। और मताधिकार का विस्तार किया गया था टू एक्सपैंड दी फ्रेंचाइज। करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है बताइए। ठीक है ये सारे जो इंपॉर्टेंट एक्ट तो देखो सारे याद करने हैं। 98 सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को निम्नलिखित में से किस प्रथा का पालन करते हुए विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ओल्डेस्ट मेंबर थे। ही वाज इलेक्टेड एज अ टेम्पररी स्पीकर। ऐसा कहां होता था कि ओल्डेस्ट मेंबर को बना देंगे? कनाडा में, फ्रांस में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में।
ये फ्रेंच प्रथा थी, फ्रेंच प्रैक्टिस थी, जिसके तहत सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो 2 डेप्यूटी स्पीकर थे, कहने का मतलब है। 99 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 13 दिसंबर 1946 को भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था अंबेडकर ने। बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बेनेगल नरसिंह राव को क्या अपॉइंट किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। सुनिएगा, अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिवन टू इटसेल्फ। कब? 26 नवंबर 1949। और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। भैया बी ठीक है। अब आप ही बताइए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, बताने की बात नहीं रही। चलिए जी, खुश हो जाइए जी। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान सभा की किस लघु समिति की अध्यक्षता की थी? प्रेसाइडेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर कमिटीज? सदन समिति, हाउस कमेटी, कार्य संचालन, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, प्रत्यायक, क्रेडेंशियल्स, संविधान सभा के कार्यों के लिए, फंक्शंस के लिए, बताइए। ये आपके क्रेडेंशियल्स कमेटी में थे अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, देखो, सदन समिति के थे आपके पताभी सीतारामैया, PS लिख देती हूँ। कार्य संचालन, ऑर्डर ऑफ बिजनेस के थे KM मुंशी, और संविधान सभा के कार्यों के थे GV मावलंकर। ठीक, तो इसके साथ ये टेस्ट हमारा हो गया खत्म। करना क्या है बताओ, क्या करना है? कुछ नहीं, अब सो जाएंगे मैम, हैं? अपना अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। कोई भी PDF क्रैश कोर्स चाहते हैं, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। फायदा होगा आप ही का, हमारा नहीं, हमारा भी होगा मतलब। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, हंसते खेलते। पूरी मेहनत का समय है, अब टाइम वेस्ट करने का समय बिल्कुल नहीं है। जो भी मटेरियल, जो भी मेंटोर, जो भी सोर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से ट्रस्ट कीजिए, झोंक दीजिए पूरी जान उसमें। और PDF चाहते हैं और बहुत ही कम पेजेस का मटेरियल चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे जरूर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।